टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आपके ऐप के अंदर जो है, सभी के पास ऐप है ना? ऐप के अंदर फीडबैक फॉर्म का ऑप्शन है, उसके अंदर फीडबैक भरना है, ठीक है? ऑफलाइन वाली ऐप है, क्यों ऑनलाइन वाली नहीं है तुम लोगों के पास? क्यों सभी में है? डाउनलोड कर लो तुम। ऐप ही डाउनलोड नहीं किया तुम लोगों ने? किया? सबके पास ऐप डाउनलोड है? चलिए नेक्स्ट, क्या पढ़ रहे थे? टेम्परेचर का मैनेजमेंट पढ़ा था। हो गए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो। अननोन ओरिजिन, जो क्या बोलते हैं, बोल दिया ना, पायरेक्सिया विद अननोन ओरिजिन। जब कोई बैक्टीरिया वायरस कोई फाइंड आउट नहीं हो रहा हो तो उस फीवर को बोलते हैं पायरेक्सिया विद अननोन कॉज, ठीक है? कॉज अभी तक कोई फाइंड आउट हुआ ही नहीं है। चलिए सुनिएगा, हेडिंग डालो फटाफट और सुनो। हॉट और कोल्ड लेने के बाद में 15 मिनट बाद में टेम्परेचर चेक करना चाहिए। कितने मिनट बाद? 15 मिनट बाद। अगर किसी ने स्मोकिंग किया है, किसी ने गर्म चाय पी है, कोल्ड ड्रिंक पी ली है और पे आपको टेम्परेचर चेक करना है तो आफ्टर 15 मिनट्स बाद ही चेक करना है, ठीक है? कौन सा टेम्परेचर? ओरल टेम्परेचर, यस। थर्मोमीटर की रेंज जो है वो 94 से लगा के 110 तक गिनी जाती है। कितनी? 110 तक। पर आजकल जो है वो ये सवाल इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि ग्लास थर्मोमीटर कोई यूज़ नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो थर्मोमीटर है वो आज डिजिटल थर्मोमीटर है, ग्लास थर्मोमीटर देखने को ही नहीं मिलता। दूसरी चीज़, अगर ग्लास थर्मोमीटर यूज़ करेंगे तो उसकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती, इसलिए क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगर आप इसका ग्लास थर्मोमीटर को एक्सिलरी से यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लगभग 3 मिनट के करीबन आपको एक्सिला के अंदर रखना पड़ेगा और इतने लंबे समय तक लोग वेट नहीं करते। तो आजकल सभी जगह पे कैसे थर्मोमीटर चलते हैं? डिजिटल थर्मोमीटर चलते हैं। चलो डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन क्या है पल्स की? पता है किसी को? नहीं पता? तो इधर ध्यान दो। एक्सपेंडिंग एंड recoiling of an artery called as pulse। हुआ क्या है? एक्सपेंडिंग हुआ, इसका मतलब है ब्लड वेसल है आपकी, उस ब्लड वेसल में एक्सपेंशन होना, ठीक है? और वापस क्या होना? रिकॉइल होना। ये दोनों ही प्रोसेस किस में हो रहे हैं? एक आर्टरी के अंदर हो रहे हैं। तब क्या जनरेट होती है? पल्स जनरेट होती है। नेक्स्ट, क्या पल्स रेट एंड हार्ट रेट एक ही चीज है या डिफरेंट है? दोनों एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। तो फिर इसको हार्ट रेट और इसको पल्स रेट क्यों बोल दें? दोनों को एक जैसे ही बोलना चाहिए ना। सुनिए, हार्ट जितना बीट करेगा उसको हार्ट बीट कहेंगे और जितना हार्ट बीट करता है उसका रेस्पॉन्स पल्स आती है। क्या आती है? उसका रेस्पॉन्स पल्स आती है। काफ़ी बार होता है कि रेस्पॉन्स बराबर नहीं भी आता है। हार्ट जो है वो 72 बार धड़क रहा होगा, ठीक है, और पल्स जो है उससे डबल बार धड़क रही होगी। दूसरा, हार्ट 72 बार धड़कता है और पल्स जो है वो 50 बार ही धड़क रही होगी। और काफ़ी केसेस होते हैं जिसमें नॉर्मली बराबर धड़कनी चाहिए, सिर्फ एक का डिफरेंस आ सकता है। कितने का डिफरेंस आ सकता है? एक का डिफरेंस आ सकता है। अगर ऐसा हो रहा है कि ये 72 बार धड़क रहा है और वो डबल धड़क रही है, ठीक है, तो भी समस्या है। अगर ये 72 धड़क रहा है और वो इससे आधी धड़क रही है तो भी दिक्कत है। सिर्फ बराबर चलनी चाहिए, इसलिए लिखा है कि पल्स रेट जितनी है उसके इक्वल क्या होनी चाहिए? हार्ट रेट होनी चाहिए। इसीलिए अपन सिर्फ किसको कैलकुलेट कर दें? पल्स रेट को कैलकुलेट कर दें। पर
जब कभी भी आपको ज़्यादा गहराई में जाना है कि कौन सी चीज़ सही हो रही है या आपको प्रॉब्लम हो रही है कि पल्स में कहीं तो गड़बड़ है, तो आप किसको कंपेयर करेंगे? हार्ट रेट को कंपेयर करेंगे इसके साथ में, राइट। नेक्स्ट, अब पल्स लेने के कौन कौन से तरीके हैं, या फिर अपन कहते हैं कौन कौन सी साइट्स होती है? क्या होती है? साइट्स ऑफ पल्स पैल्पेशन। पल्स को पैल्पेशन की साइट कौन कौन सी होती है? तो पहले तो आपको ये समझना है कि पल्स को पता करने के लिए आप फिंगर का कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं फिंगर का? कितनी फिंगर्स यूज़ करते हैं? 4 फिंगर, 3 फिंगर, 2 फिंगर, नहीं 3 फिंगर। और 3 फिंगर का कौन सा हिस्सा? इसका टिप यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? टिप। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है टिप ऑफ फिंगर्स, ठीक है। और वो भी कौन सी फिंगर? 3 फिंगर जो है आपकी, वही फिंगर यूज़ करनी है। कभी भी यहाँ से ऐसे इस तरह से पल्स को फील करते हो क्या? नहीं ना, सिर्फ क्या होगा, इस तरह से आपको आगे टिप यूज़ करना है। टिप पे सेंसेशन ज़्यादा है। थंब से यूज़ कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? थंब कैन नॉट बी used for assessing pulse because it's having own pulsation, जो किसकी आर्टरी का होता है? प्रिंसिपल आर्टरी के द्वारा सप्लाई होती है। बात समझ में आई? अंगूठे में खुद का पल्सेशन होता है, इसलिए वो दूसरी पल्स को गलत रीड कर सकता है। तो आपको अंगूठे से कभी भी नहीं मापना है। लोग ऐसे मेजर करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं अंगूठे से, और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ तो जंप कर रहा है, पर वो जनरली जंप कौन कर रहा होता है? अंगूठे खुद का ही जंप कर रही होगी पल्सेशन। तो आपको इसकी पल्स नहीं लेनी है, आपको किससे लेना है? टिप ऑफ फिंगर से असेस करना है। जब एबीजी सैंपल लेते हैं ना, ठीक है, तो क्या करते हैं? ये 2 फिंगर्स यूज़ करते हैं। किस तरह से? रेडियल से सैंपल लेना है तो आप ऐसे फिंगर लगाएंगे, पल्सेशन पता लगेगा, फिर इन दोनों फिंगर के बीच में स्पेस डालते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। यहाँ फील हो रहा है, तब इसके बीच में गैप डालो, फिर 90 डिग्री एंगल में आप नीडल को ले जाओ। वो जैसे ही नीडल उसके अंदर आर्टरी के अंदर लगेगी तो आपके हब के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। और फिर उसी नीडल को होल्ड करके और धीरे धीरे क्या करो? ब्लड को खींच लो, आ जाएगा आसानी से। कभी भी लोग बैठ के इस तरह से यहाँ से घुसाते हैं, ठीक है, फिर इधर डाला, फिर इधर डाला, फिर इधर डाला, बार बार मल्टीपल प्रिकिंग्स करते रहते हैं। उससे होगा क्या? उससे ये है कि एक बार गया और ब्लड का आपने ध्यान नहीं दिया और वापस बाहर खींच ली नीडल को, तो वो आर्टरी जो है वो क्या हो जाएगी? थ्रोम्बोज्ड हो जाएगी। और यही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। सिंगल प्रिक होना चाहिए, सीधा एक ही सिंगल प्रिक में इतना असेसमेंट पक्का होना चाहिए कि पल्स यहीं पे कूद रही है। तो आप सीधा 90 डिग्री जाओगे तो वो सीधा किस में पंचर होगी? आर्टरी में पंचर होगी। अगर आप मल्टीपल टाइम्स इधर उधर एंगल्स अलग अलग बनाते रहेंगे, ठीक है, तो वो 100% है थ्रोम्बोज्ड होगी, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फिंगर टिप से असेस करना है, थंब से असेस नहीं करना। साइट कितनी होती है? टोटल 9 साइट्स होती है। कितनी साइट्स होती है? 9 साइट्स होती है। कौन कौन सी साइट है? सबसे पहले टेम्पोरल। कौन सा? टेम्पोरल। नेक्स्ट कैरोटिड। नेक्स्ट कौन सा? अपाइकल। रेडियल, ब्रेकियल। नेक्स्ट फीमोरल, पॉप्लीचियल, डॉर्सल पेडिस, अल्नार, पोस्टीरियर टिबियल। कौन सा है? पोस्टीरियर टिबियल।
चलिए, ये 9 साइड्स होती है जहाँ से आपको पल्सेशन फील हो सकता है। तो टेम्पोरल पे फील हो ही रहा है आपको, ठीक है। किस साइड में, लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन क्या है, साइड कौन सी है, किस जगह पे हाथ रखोगे कि फील होना चाहिए। पल्स एक ऐसी चीज है जिसको अंधेरे में भी आपको बोलते हैं ना, लाइट जाए और आपके घर में ट्यूबलाइट कहाँ पड़ी है, ठीक है, या फिर आपका बैटरी कहाँ रखा हुआ है, या फिर कैंडल कहाँ रखी हुई है, वो पता होता है ना। या फिर लाइट जाने के बाद में ढूंढते हो कैंडल कहाँ रखी हुई है, तो अंधेरे की तरह, अंधों की तरह जाके जो है वो भिड़ोगे किसी के अंदर। या तुम्हारा मोबाइल कहाँ रहता है, जनरली तुम कहाँ रखते हो, तो वहीं पे जाके ढूंढोगे ना। हाँ, गुनाह है इस क्लास में अगर कोई छींक भी ले लेना तो उसमें भी इन सभी लोगों के लिए एक बाड़ा फिक्स कर भाई, ठीक है। ये बहुत अच्छी जो है वो गाय भैंसे नहीं है, ये सब पाड्डे हैं। चलो सुनिए, तो टेम्पोरल पल्स जो है वो कहाँ पे मिलेगी, तो टेम्पोरल बोन पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, टेम्पोरल बोन पे। तो ये आपकी टेम्पोरल बोन है, इसके ऊपर यहाँ पे रखोगे, सबको फील हो रही होगी। आटे की फील नहीं हो वाला, टेम्पोरल बोन आटे है, ठीक है। आटे जो है वो टेम्पोरल नहीं है, कौन सी है, ये कौन सी है, पैराइटल है। तो यहाँ टेम्पोरल यहाँ है, तो यहाँ पे देखो कनपट्टी समझते हो। आगे चलिए, एट द लेवल ऑफ टेम्पोरल बोन, कहाँ पे मिलेगी, एट द लेवल ऑफ टेम्पोरल बोन पे मिलेगी आपको। नेक्स्ट, कैरोटिड कहाँ मिलेगी, ये ऐसी पल्स है जो और कुछ आता कि नहीं आता है, पर कैरोटिड फील करनी आनी चाहिए। सभी की आ रही है, सच बोल, जिंदा हो इसलिए आ रही है, हैं? सच में बता ना किधर आ रही है। देखो, एक आधे लोग तो यूं देख रहे हैं, 8 पल्स नहीं आवे, टैटू दबा डालोगे तुम लोग, ये हैं किधर आ रही है। तू जहाँ हाथ लगा रही है वो मरा ही नहीं आ रही है। तुम हाथ रखो, मैं समझ में आ जाए तेरा आ रही है, झूठ मत बोल बेटा। आटे फील ही कौन हो गए, तो क्या तू आ रही इधर है, इधर सुनो, इधर कोई बात नहीं, मेरे को सब पता है किसके आ रही किसके नहीं आ रही। तुम्हारे हाथ देख के पता चल रहा है कि आधों के तो गायब भी है, मरे पड़े हो तुम। सुनो इधर, यहाँ देखो ट्रेकिया, ये रहा बाहर आया हुआ, किसी के अंदर धसा हुआ होगा, तो गर्दन को एक्सटेंड करना है। क्या करना है, एक्सटेंड। पहले देख लो, एक्सटेंड करें। सब ऊंचे बाके बाढ़ रहे हो, मैं इधर कूक रहा हूँ। सुनो इधर, किया ऐसे दिख रहा है ये, इसके यहाँ पे साइड में एक खड्डा है, देखो दोनों तरफ खड्डा मिलेगा, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ खड्डा है इसके। फिर खड्डे पे हाथ रख के ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस करो इसको, ठीक है। देखो अब फील हो रही होगी, ठीक है, बड़ी भरी हुई। अरे दादा, अट हिचकी में नहीं करना है। या ये रहा, ये जहाँ पे खड्डा दिख रहा ना ज़्यादा, इसके ऊपर यहाँ पे डाल के यहाँ पे आप फील करो, बहुत भरी हुई सी फुल पल्स फील होगी आपको, ठीक है। एक तो ये है कि आपने हमेशा ये छोटी पल्स को देखा हुआ है और उधर इतनी भारी पल्स आती है, समझ में नहीं आता ये है क्या। तो ये पल्सेशन आपका कौन सा है, कैरोटिड का है। तो कभी भी आप फील करें तो लैटरल टू ट्रेकिया, लैटरल टू ट्रेकिया, ठीक है। ये ट्रेकिया के साइड के अंदर रहेगी आपके, तो आपको फील होनी चाहिए ये कैरोटिड वाली। बहुत इंपॉर्टेंट पल्स है, क्योंकि सीपीआर के अंदर, अडल्ट के अंदर जो पल्स फील की जाती है वो कौन सी करता है, कैरोटिड। देखो जिंदा में ढूंढना बड़ा आसान है, अगर यहाँ फील नहीं हुई तो तुमने यहाँ हाथ लगा दिया, यहाँ फील नहीं हुई तो इधर देख लिया, समझ आता है। पर जब किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, अब वो जिंदा है या नहीं है, पल्स फीबल है या फिर अच्छी आ रही है, अगर आप फील नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, कैरोटिड की एक्चुअल लोकेशन क्या है। आपको ऐसे नहीं कि इधर देख लूँ, इधर देख लूँ, इधर देख लूँ, कहीं तो आ रही होगी, ऐसा नहीं है। सीधा एक ही जगह पे हाथ पड़ना चाहिए कि वहीं पे आना चाहिए पल्स आपको। इसमें मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं हुआ
जिंदे इंसान को या तो तुम क्या करोगे, सीपीआर दे दोगे, और नहीं तो जो मरा हुआ है उसको तुम दोगे नहीं, बोले हाँ फील हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो कैरोटिड को आपको एसेस करना आना चाहिए जस्ट लैटरल टू द ट्रेकिया। एपिकल जो है वो आप इस तरह से फील नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्टेथ की ज़रूरत लगेगी। किसकी ज़रूरत लगेगी? स्टेथ की ज़रूरत लगेगी। तो लोकेशन पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लोकेशन। स्टेथ भी सही जगह पे लगाओ ना तो सुनाई देवे। अब ऐसे कुछ लोग भाग के आते हैं, उनकी भी सुनाई देने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि एपाइकल जो है मैंने काउंट कर ली इतनी हो रही है, हमेशा जो है वो स्टेथ से ज़्यादा अच्छी सुनाई देगी। बच्चों में तो सुनाई देती है, शांत होना चाहिए माहौल, नहीं तो घड़ी की वो टिक टिक भी सुनाई देती है। तो इसलिए आपको एपिकल जब भी आप सुनोगे तो एक ध्यान रखना, ये लेफ्ट साइड में सुनाई देगी। किस साइड में? लेफ्ट साइड। फिर नेक्स्ट आपका मिड क्लेविकुलर लाइन, ध्यान रखना कौन सा लाइन? मिड क्लेविकुलर लाइन। और फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी? फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे सुनाई देगी इसकी बीट। ये आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है एपाइकल का, गलती अपन दो जगह करेंगे, या तो क्या करेंगे लेफ्ट का राइट कर देंगे, ठीक है, नहीं तो राइट का लेफ्ट, उल्टा लिखेंगे। तो पहली तो लेफ्ट साइड फिक्स करनी है, फिर करना है मिड क्लेविकुलर लाइन, क्लेविकल का मिडल पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्लेविकल का मिडल मिल गया, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब ये तो परीक्षा की लैंग्वेज है कि ये ऐसा होना चाहिए। प्रैक्टिकली लैंग्वेज में तुम कब रिब गिनने बैठोगे, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट रिब तो यहाँ क्लेविकल के नीचे से चालू हो जाती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि जो निप्पल बना हुआ है वो फोर्थ एंड फिफ्थ पे ही है। किस पे है? फोर्थ एंड फिफ्थ पे ही है। तो इसके यहाँ पे मिड क्लेविकुलर लाइन, तो ये निप्पल है, इस निप्पल पे एग्जैक्ट लेके आओ, यहीं पे सुनाई देगी। दूसरा, फीमेल के अंदर इसको थोड़ा सा एसेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो क्या है? ब्रेस्ट है, मेमरी ग्लैंड है। तो मेमरी ग्लैंड में ब्रेस्ट पे आपको फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप निप्पल लाइन से ऊपर की तरफ कर सकते हो तो भी आपको फील हो सकता है, और नहीं तो निप्पल लाइन से नीचे की तरफ आप फील कर सकते हो। हमेशा फीमेल में निप्पल लाइन से ऊपर की तरफ आप फील करो, ज़्यादा ईजी जो है वो एसेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, जब कभी भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं तब भी इश्यू आता है ये कि ये सेम, ठीक है। तो आप ब्रेस्ट को जो है वो ऊपर की तरफ करके उसके नीचे की तरफ जो है वो पुट कर सकते हैं, और अगर आपको सही जो है वो इलेक्ट्रोड होना है तो। दूसरा, कुछ लोगों में ये रहता है कि वो इलेक्ट्रोड बार बार निकल जाते हैं, ठीक है। समस्या ये रहेगी हमेशा कि आपको 24 आवर्स की मॉनिटरिंग चाहिए, तो वो निकल जाएगा बार बार इलेक्ट्रोड। तो आपको क्या करना है? ब्रेस्ट के निप्पल लाइन के ऊपर ही जो है वो इलेक्ट्रोड प्लेस करना, क्योंकि यहाँ पे रखोगे फिर यहाँ रखना है, इसके बाद तो ब्रेस्ट तो यहीं रहेगा, इसके बाद में आगे आगे जो है वो आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रोड लगा सकते हो, तो इश्यू नहीं आएगा। जब ओटी करते हैं ना, ओटी करते हैं और मान लीजिए किसी की स्पाइन पे काम करना है, अब आपको इलेक्ट्रोड लगाना है, तो क्या इलेक्ट्रोड लगा के इंसान को लेटाओगे ऐसे उल्टा? नहीं। तो आपको क्या करना है? आप बैक पे लगा सकते हो, सेम का सेम सीन है, बस सिर्फ है क्या, ये लेफ्ट इस साइड है, ठीक है, अगर मैं उल्टा होऊंगा तो भी तो लेफ्ट साइड इस साइड ही है, तो पीछे की तरफ आप लगा दो, ठीक है। इलेक्ट्रोड पीछे की तरफ लगा दिए जाते हैं, रीडिंग वो की वो आएगी, रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इलेक्ट्रोड एक भी ऊंचा नीचा कर दिया तो ईसीजी का वेव गलत बनेगा। आप कहते हो कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। तुमने 6th ऊपर लगा दिया और 4th नीचे की तरफ लगा दिया, तो सारे जो है वो उल्टे बनने लगेंगे, पीवीसी दिखने लगेंगे, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखाने लगेगा, और आप मैनेजमेंट उसका कर लोगे तो इंसान को मार डालोगे। तो इसलिए ईसीजी के इलेक्ट्रोड प्रॉपर लगे हुए होने चाहिए, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, रेडियल कहाँ पे फील होगी? हमेशा रेडियल कहाँ पे फील करते हो? लोकेशन बताओ, रिस्ट विस्ट नहीं, लोकेशन बताओ मुझे। तो परीक्षा में लोकेशन पूछेगा तुम्हें, यूं नहीं है तुम यूं करके बता दोगे इधर होती है। किधर? थंब साइड में। थंब साइड में परीक्षा में कोई लैंग्वेज देखी है ऐसी? वेरी गुड। ऑप्शन, ऑप्शन में तो बिग जाओ लहंग दे। सुनो इधर, पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, एनाटॉमिकल पोजीशन, फेस फॉरवर्ड, पाम फॉरवर्ड। कभी भी रिलेशन किसी का भी पूछे एनाटॉमी में, सबसे पहली किताब में एक खोलते ही, बुक खोलते ही एक डायग्राम दिया हुआ था, वो ऐसे एक इंसान बना रखा और ऐसे किया हुआ है, वो कोई टाइटैनिक का पोज नहीं दे रहा उधर, ठीक है। उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा उसी की वैल्यू है। वो कह रहा है कि कभी भी इंसान खड़ा रहे, रिलेशन अपन बता रहे हैं तो उसका फेस फॉरवर्ड होना चाहिए,
और पाम सामने की तरफ होनी चाहिए। जब सामने की तरफ है, अब इसका रिलेशन देखो, अब अंगूठा किस तरफ है, बाहर की तरफ है, ये लैटरल है, और लिटिल फिंगर किस तरफ है, अंदर की तरफ है, तो ये मीडियल है। अब सुनो, इंसान को मैं यूं खड़ा कर दूंगा, अब अंगूठा किधर है, मीडियल है, और लिटिल फिंगर किधर है, आउटर है, तो ये गलत रिलेशन हो जाएगा। इसलिए बोलता है कि आप फेस फॉरवर्ड और पाम फॉरवर्ड करो, तो किस तरफ है, लैटरल की तरफ है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। नहीं तो रेडियस के बारे में पूछते हैं और लोग रेडियस लिखते हैं, मीडियल साइड में रेडियस होती है, मीडियल साइड में रेडियस नहीं होती है, रेडियस किस तरफ है, बाहर की तरफ रेडियस है। तो ये रहेगी लैटरल टू रिस्ट जॉइंट, किधर है, लैटरल टू रिस्ट जॉइंट, ये आपका रिस्ट बैंड है, ठीक है, और हाथ इस तरफ हो गया तो बाहर की तरफ हो गया, तो लैटरल टू क्या हो गया, रिस्ट जॉइंट हुआ। नेक्स्ट ब्रेकियल, अब ये जहां पे आपका ब्रेकियल है, इस ब्रेकियल में कहां मिलेगी आपको आर्टरी, किस जगह पे फील करोगे आर्टरी को, एंटीक्यूबॉइडल फोसा पे, मीडियल या लैटरल, मीडियल या लैटरल, मीडियल, देखो इस तरह से करो हाथ, ठीक है, और अब इधर फील करोगे फील नहीं होगा, इधर करोगे फील होगा। तो ये जो खड्डा है एल्बो के ऊपर वाला, इसको बोलते हैं एंटी क्यूबॉइडल फोसा, क्या बोलते हैं, एंटी क्यूबॉइडल फोसा। और इसकी मीडियल की साइड में अगर यहाँ पे फिंगर लगाओगे तो बराबर से जो है वो जंप कर रही है, तो इसको कहेंगे मीडियल टू एंटी क्यूबॉइडल नेक्स्ट फिमोरल, कहाँ पे फील होगी फिमोरल, ग्रॉइन एरिया पे, कहाँ पे फील होगी, ग्रॉइन एरिया पे। ग्रॉइन कौन सा होता है, ग्रॉइन एरिया कौन सा है, कौन सा, पैर का। यहां पे देखो वी शेप अंडरवियर पहनते हो, हाँ, उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है ना वो वहीं पे रुकता है, उसी पे। तो ये देखो यहाँ फोल्ड करते ही जहाँ पे फोल्ड बनेगा ये आपका ग्रॉइन है, इस ग्रॉइन के ऊपर ही आप फील करोगे तो आपको पल्सेशन फील होगा। नेक्स्ट पॉप्लीचियल, कहाँ पे होगी पॉप्लीचियल, जैसे फोसा ऊपर पड़ा एंटी क्यूबॉइडल फोसा, वैसे घुटने के पीछे की तरफ क्या आएगा, पॉप्लीचियल। तो बिहाइंड द नी, किस तरफ आएगा, बिहाइंड द नी, घुटने के पीछे की तरफ ये फील होगी। डॉर्सल पेडिस कहाँ होगी, डॉर्सल पेडिस मिडल ऑफ द फुट, कहाँ पे होगी, मिडल ऑफ द फुट। अब आपका पैर है, उस पैर का ये जॉइंट है, ठीक है, जिसको एंकल जॉइंट बोलते हो। इस एंकल जॉइंट से नीचे की तरफ थोड़ा सा 2 फिंगर छोड़ के आगे की तरफ आप फील करोगे, बिल्कुल बीच के अंदर, तो आपको फील होगी जो पल्स, उसको बोलते हैं डॉर्सल पेडिस। सबसे मुश्किल फील होने वाली पल्स है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिस्टल पल्स है। ये कैसी है, सबसे ज़्यादा डिस्टल पल्स है, ध्यान से पता करोगे तभी होगा, नहीं तो जो है वो फील नहीं होगा। नेक्स्ट सुनो, इधर सुनो, फील कर लेना फिर। मिडल ऑफ, तुम्हारा ही तो पैर है, कौन सा कि अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो सर पैर ले जाएंगे, खुद का ये फील करते रहना, ठीक है, लेट जाना, ऐसे पाँव लिया ना आगे, हाँ, हाथों हाथ हो जाएगी, बढ़िया ही है, आजू बाजू कर लो तुम लोग। पोस्टीरियर टीबियल, पोस्टीरियर टीबियल कहाँ पे फील होगी, टीबिया के पोस्टीरियर में, टीबिया कटा हुआ है माथे में, कहाँ होती है टीबिया, पाँव ऐसे खड़े हो, ठीक है, इस पाँव के पीछे भी जो टकना है तुम्हारा, गिरिया गोल गोल है, हाँ, उस गिरिया के पीछे एक खड्डा है, देखो है, उसमें फील करो, फील हो जाएगी। आई कौन नहीं हुई, बढ़ा दो पग। टीबिया कौन सी है, बोन आपकी जो है, यह तो फीमर बोन है पाँव की, तो फीमर के नीचे टीबिया का ही जो है बड़ा जॉइंट बनाती है, बाकी तो फीमर जो है, ठीक है, फीमर क्या आपका, ठीक है, फिबुला, फिबुला तो आपकी जस्ट मसल अटैचमेंट के काम आती है, जॉइंट नहीं बनाती है, ठीक है। तो जॉइंट कौन बनाती है, टीबिया ही बनाती है। सबसे ज़्यादा बचीड़ लगते हैं ना गाड़ियों से, वो सबसे ज़्यादा टीबिया टूटती है और वही ज़्यादा दर्द करती है। तो ये टीबिया सीधी जाएगी नीचे की तरफ, और टकने के पीछे की तरफ जो फील होगी पल्सेशन, वो पोस्टीरियर टीबियल है, ठीक है। नेक्स्ट
नियर टू छोड़ो, पोस्टीरियर टू टीबिया कर दो बस, या फिर करो मीडियल मैल्योलस, मीडियल ठीक है। या ध्यान रखना पोस्टीरियर टू टीबिया लिखा ये तो ठीक है, पर परीक्षा में जो लिखा हुआ आता है वो आता है मीडियो मैल्योलस, ठीक है। मतलब मैल्योलस के मीडियल साइड के अंदर ये फील होगी, कहाँ पे होगी, मीडियल मैल्योलस। जब बोन पढ़ोगे तब उस बोन के नाम बताएंगे अलग अलग पार्ट के, उसका नाम है मैल्योलस। तो और मीडियल साइड में होता है इसलिए इसको मीडियल मैल्योलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियल मैल्योलस। कंप्लीट 9 पल्सेस। कुछ तो फील हो गई तुम्हें, कुछ घर जाके फील कर देना, नहीं होवे तो पाँव को कटवा हटू के नकी करना है, क्योंकि थोड़े दिन में नेक्रोसिस होने वाला है। चलिए लिखो, ये साइड्स लिखो। चेंज, अरे हार्ट रेट और पल्स रेट एक नहीं होती है, ये दोनों संख्या में बराबर होती है भाई। हार्ट रेट तो हार्ट का रेस्पॉन्स है, और जब हार्ट रेस्पॉन्स करेगा तो आर्टरी उसका पल्सेशन है, आर्टरी में पल्सेशन आता है। दोनों की संख्या बराबर होगी, जितना हार्ट धड़क रहा है उतनी क्या धड़केगी, पल्स। ये नॉर्मल फिनोमिना में ऐसा होता है, पर आर्टरी जो है, आर्टरी से जो पल्सेशन आएगा उसको पल्स कहेंगे, और हार्ट से जो बीट पैदा हो रही है उसको हार्ट बीट कहेंगे। ग्लूकोमीटर से मैक्सिमम एंड मिनिमम रीडिंग कितनी देख सकते हैं। ग्लूकोमीटर का नाम लिया इधर मैंने। मतलब लोग कमेंट करते हैं साइकेट्री की क्लास कब से होगी, फंडामेंटल पढ़ ले पहले, फंडा हो जाएगी फिर साइकेट्री की चालू करवा देंगे। बेतुके सवाल पूछते हो तुम लोग। तुम्हें पूछना है, तुम्हारे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है ना ऐप के अंदर, ठीक है, सपोर्ट ग्रुप है, उस सपोर्ट ग्रुप पे मैसेज करो, जो पूछना वो पूछो, ठीक है। कौन सी क्लास आज 2 घंटे क्यों रखी, आज 1 घंटा क्यों रखी, ठीक है, कल इस सर की जो है 4 घंटे रख दो, मेरे काम है आज छुट्टी रख दो, जो मैसेज करने हैं करो उधर। तेरे छुट्टी भाई, तू जा। स्टेडियम और फास्टिजियम फीवर एक ही है,
स्टेडियम also known as फास्टिजियम फीवर, ऑनसेट फीवर also known as इन्वेजन फीवर. ठीक है. सर यही है, बताओ. सबका अलग अलग है. न्यूबॉर्न के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर और अडल्ट के अंदर तीनों में ही डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि आपका अडल्ट के अंदर जो है वो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे मिल जाएगा, और यही अगर प्रेग्नेंट लेडी हुई तो आपके स्टर्नम से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ना पड़ेगा. ठीक है. और प्रेग्नेंट लेडी हुई तो उसका कहते हैं 4 सेंटीमीटर जो है वो छोड़ना पड़ेगा स्टर्नम की साइड से. ठीक है. फिर फील होगी. तो वो सिर्फ उसके ग्रेविड यूट्रस की वजह से ऐसा हो रहा है. डन. अल्नार आर्टरी बहुत ज़्यादा डीप होती है, नहीं फील होगी, इसलिए मेंशन नहीं करते हैं. मैंने बोला ना साइकेट्री मैं नहीं पढ़ाऊंगा. हाँ, तो वो भी मैसेज करो उस ग्रुप पे. ब्रेकियल में लिखा है मीडियल टू एंटी क्यूबॉइडल फोसा. ब्रेकियल में लिखा है मीडियल टू एंटी क्यूबॉइडल फोसा. पोस्टीरियर टीबियल पल्स टीबिया के पीछे की तरफ फील होती है, पर टीबिया का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मीडियल मैल्योलस. ठीक है. जहाँ पे ये जॉइंट बनता है उस जगह पे फील होगी. और आपको फील करनी है तो जो आपका टखना है, ठीक है, उस टखने के पीछे की तरफ खड्डा है, उस खड्डे पे फील होगी. एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे, सवाल थे ही नहीं पेपर में. थे भाई, कुछ नहीं था. चेरी थी. हम क्या जी तो चल लौट ले. डन. अब ध्यान दो, इधर सुनिए. ये तो सभी जगह है जहाँ पे आप पल्स को एसेस कर सकते हैं. नेक्स्ट, पल्स
मैं 3 चीज़ें आपको देखनी है। कभी भी आप कोई भी पल्स नोट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 3 चीज़ें देखनी है। एक तो रेट, एक आपको रिदम देखनी है, एक उस पल्स का क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है। ये तीनों ही चीज़ें आपको देखनी है, नोट करनी है। रेट का मतलब क्या है, ठीक है, उसकी काउंटिंग्स कितनी है, ठीक है, तो ये कितनी बार बीट कर रही है। रेट का मतलब क्या है, हाउ मैनी टाइम्स बीट, हाउ मैनी टाइम्स बीट, ठीक है, कितनी बार वो धड़क रही है, उसका नंबर आपको लिखना है, वो रेट है। रिदम का मतलब क्या है कि उसकी जो पैटर्न है वो इरेगुलर है या फिर रेगुलर है। नेक्स्ट वॉल्यूम जो है वो आपका नॉर्मल है, वीक है, फुल है या बाउंडिंग है, ठीक है। ये चीज़ें सभी नोट करनी होती है। तो एक पल्स अगर वेरिएशन आ रहा है, कोई कह रहा है कि किसी की पल्स आप मानते हैं कि एक अडल्ट की 70 से 80 के बीच में पल्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 70 से 80 के बीच होनी चाहिए। अगर उसकी रेट 120 चल रही है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम किस में है, रेट में है। अगर कोई कह रहा है कि रिदम जो है वो इस तरह से चलनी चाहिए, ये इस तरह से रिदम होनी चाहिए, अब इसकी जो रिदम है वो इस तरह से रिदम चल रही है, तो क्या ये रिदम में चेंजेस है, तो बिल्कुल रिदम में चेंजेस है। बहुत फास्ट चल रही है ये, ठीक है, कुछ चल रही होगी वो क्या चलेगी, ऐसे चलेगी, कहीं यूँ चल के ऐसे ऐसे चलेगी, कहीं फास्ट हो जाएगी, कहीं स्लो हो जाएगी। तो ये किसकी प्रॉब्लम है, रिदम की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने फील किया, जैसे इस पल्स को फील कर रहे हो, ठीक है, तो पल्स कितनी फुल पल्स आ रही है। अगर आप इस पल्स को फील कर रहे हो तो वो काफ़ी थोड़ी उससे स्लो आ रही है। तो अपन एक किसी पल्स को फील करेंगे तो देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एक तो प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, तब जाके फील हो रहा है, और बहुत हल्की सी फील हो रही है, तो वो पल्स वीक है। अगर आप नॉर्मली सभी की जैसे फील होती है आप फील करोगे, मतलब फील हो रही है, नॉर्मल है, उससे थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, आप देखोगे कि कुछ लोगों की पल्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ चलती है। और बाउंडिंग पल्स का मतलब है कि ओवरलोड कर दिया आपने फ्लूइड का, तो वो आप हाथ सिर्फ टच करोगे और आपको वो भरी हुई सी फील होगी। तो ये सभी किसके डिसऑर्डर्स हैं, वॉल्यूम के डिसऑर्डर्स हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों डिसऑर्डर एक साथ हो, पर यह भी जरूरी नहीं है कि एक एक डिसऑर्डर भी हो अलग अलग, और 2 डिसऑर्डर भी हो सकते हैं और तीनों साथ में भी हो सकते हैं। तो इनकी एबनॉर्मलिटीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से कौन कौन से चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस किस किस डिजीज़ में आते हैं। इसीलिए ये वाइटल्स है। अपन कहते हैं कोई कार्डियक का पेशेंट है तो कार्डियक के पेशेंट में कैसी पल्स आएगी, ठीक है। कोई कह रहा है कि साहब पेरिकार्डाइटिस हो गया, हार्ट के चारों तरफ पानी भर गया, या कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, तो उसमें पल्स कैसी आएगी। तो ये सभी चीज़ें आपको एबनॉर्मलिटी में पता करना पड़ेगा। जैसे अपन ने फीवर में किया पता कि साहब मिलियरी टीबी अगर किसी को है तो फीवर कौन सा आएगा, इन्वर्स फीवर आएगा। कैसा फीवर है, इन्वर्स। तो अगर अपने को पता चल जाता है टेस्टिंग में कि इसको टीबी है या इसको इस पैटर्न का फीवर आ रहा है, तो अपना डायग्नोज करना आसान हो जाता है कि साहब इसको क्या हो सकती है, मिलियरी टीबी हो सकती है। फिर आप उस टीबी का टेस्ट भेज दो, कंफर्म हो जाता है, मतलब वही है। अगर किसी के फीवर का चार्ट बनाओगे और उसमें स्टेप लैडर फीवर आता है तो अपन कहते हैं कि इसको क्या है, टाइफॉइड है। तो ये डायग्नोज करने के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए आपको बताए जाते हैं कि आप एक प्रिडिक्शन कर सको कि आगे डिजीज कौन सी होगी। तो अगर इसकी सबसे पहले अपन रेट की बात करें, किसकी बात करें, रेट की, तो नॉर्मल जो रेट है, नॉर्मल न्यूबॉर्न की अगर रेट कहें, ठीक है, तो अपन कह रहे हैं कि लगभग 120 से लेके 160 बीट्स पर मिनट के करीबन होनी चाहिए। अब बच्चे की रेट 120 भी हो सकती है, 140 हो सकती है, 150 हो सकती है, पर 160 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ये न्यूबॉर्न की रेट है। अगर अपन कहें कि साहब इन्फेंट की रेट कितनी होगी, तो इन्फेंट की रेट इससे जो है वो अपन कह रहे हैं 110 से लगा के 130 के बीच में चल सकती है। फिर नेक्स्ट आपका चिल्ड्रन की कहोगे तो कहेंगे कि साहब 100 से लगा के 110 तक चल जाएगी। फिर अगर अपन अडल्ट की बात करेंगे तो वो कहेगा कि 70 से लगा के 80 बीट्स पर मिनट तक चलनी चाहिए। फिर अगर ओल्ड एज की बात करोगे तो अपन कहेंगे 60 से लेके 70 बीट्स पर मिनट तक हो जानी चाहिए।
अब ये देखो इसकी सब की वैल्यूज में मैंने इतना इतना गैप रखा हुआ है, ठीक है, गैप को ध्यान में रखना। परीक्षा में कोई पैरामीटर एज सच ऐसे पैरामीटर नहीं होते हैं कि आप किस तरह से पता करोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन सेंस यूज करना है कि ये सच में ज़्यादा है या कम है। समझ रहे हो आप, ये एक लिमिट दी हुई है। इसमें किसी बुक के अंदर यहाँ पे लिमिट 110 से 120 भी दे सकता है, किसी किताब में ये 100 से 120 भी दे सकता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो परीक्षा में सवाल देगा वो इतना ज़्यादा वेरिएशन डाल के देगा कि वो पर्टिकुलर उसी ग्रुप में कंसीडर होगी। समझ गए आप। अगर वो कह रहा है कि किसी ओल्ड एज की पल्स 40 आ रही है, तो आपको इस रेंज को देख के नहीं लग रहा है कि साहब 40 जो है वो कहाँ जा रही है, बहुत ज़्यादा नीचे। अगर इसमें वो देख के कह रहा है कि अगर पल्स इसकी 100 आ रही है तो वेरिएशन नहीं है इस पल्स के अंदर, ज़्यादा आ रही है 100 तो ये वेरिएशन, इस तरह से वेरिएशन आएंगे आपको, राइट। तो ये रेट अगर है तो सभी कुछ क्या है, नॉर्मल है। पर अगर इन रेटों में कुछ चेंजेस हैं तो अपन कहेंगे वो रेट क्या है, एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रही है। न्यूबॉर्न बेबीज़ होता है 200-250 रेट पहुंच जाती है। कितनी पहुंच जाती है? 200-250। जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो वो रेट इतनी पहुंच जाएगी। तो अब 160 से ज़्यादा गई है, इसका मतलब क्या है, एबनॉर्मलिटी है उसके अंदर। फिर इन्हीं एबनॉर्मलिटी को अपन अगर बात करें तो अलग अलग एबनॉर्मलिटीज़ है पल्स की। क्या है? अलग अलग एबनॉर्मलिटीज़ हैं। अगर अपन कहें कि किसी पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, क्या हो रहा है? टैकीकार्डिया। अपन जो बात करेंगे वो हमेशा अडल्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अडल्ट की। जो चेंजेस है वो सब पीडियाट्रिक में पढ़ोगे। बात समझ गए? यहाँ पे अपन डबल लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर एज ग्रुप का अलग अलग सिनेरियो है। अगर आप न्यूबॉर्न पढ़ोगे तो न्यूबॉर्न के वो वाइटल्स आपको बताएंगे पहले, फिर आपको इन्फेंट पढ़ाएंगे तो वो इन्फेंट के पैरामीटर बताएंगे, फिर टॉडलर के, प्री स्कूलर, स्कूलर। ये तो टैकीकार्डिया अपन किसको बोलते हैं? टैकीकार्डिया बोलते हैं कि अगर किसी की रेट 100 बीट्स पर मिनट से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए पल्स रेट, तो उसको क्या कहेंगे? टैकीकार्डिया कहेंगे। शब्दों को हमेशा तोड़ के पढ़ो और याद करो। कुछ नहीं समझ आए तो ये देखो कि उसके पीछे का शब्द क्या है, उसके आगे का शब्द क्या है, कहीं तुम्हें हिंट मिल सकता है क्या। मेडिकल में सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे कुछ न कुछ हिंट मिल सकता है। समझ रहे हो आप? एपेंडिसाइटिस अगर लिखा तो आइटिस पीछे लगा, इसका मतलब है कि अपेंडिक्स तो है पर इसमें क्या हुआ होगा, इन्फेक्शन हुआ। एपेंडेक्टमी कर दिया तो वो एक्टमी को पीछे ध्यान रखो। अब वो एक्टमी किसी के भी पीछे लग सकता है, ठीक है। वो एक्टमी जिसके पीछे लगे तो वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि जिसके पीछे एक्टमी लगा है इसका मतलब है कि उस भाग को क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट, अगर किसी शब्द के पीछे ऑस्टमी डाल दिया, क्या डाल दिया, ठीक है, अगर किसी शब्द के पीछे आइटिस लिख दिया तो क्या है, इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, किसी शब्द के पीछे एक्टमी डाल दिया तो क्या कर दिया, रिमूवल हो गया। और किसी शब्द के पीछे ऑस्टमी डाल दिया तो वो ओपनिंग बना दी। क्या बना दी? ओपनिंग बना दी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, जो भी शब्द लिखेगा वो आगे पीछे वो किस भाग का है उस भाग का नाम जरूर लिखेगा। क्या लिखेगा? नाम जरूर लिखेगा। अगर वो कह रहा है कि गैस्ट्रोस्टमी किया है तो गैस्ट्रोस्टमी किया है तो मतलब गैस्ट्रो मतलब क्या है, पेट से, स्टोमक से है तो स्टोमक में है। ऑस्टमी मतलब क्या है, ओपनिंग है, मतलब ओपनिंग कहाँ की है, स्टोमक के अंदर की है। पर काफ़ी शब्द ऐसे भी आते हैं जो कन्फ्यूज़न करते हैं। कन्फ्यूज़न का मतलब है स्टोमेटाइटिस। क्या लिख दिया? स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक, ओरल म्यूकोसा। गैस्ट्राइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक। पर ये शब्द थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वहाँ पे स्टोमेटाइटिस लिखा हुआ है तो इनको याद करने की ज़रूरत है। बाकी सब जगह पे तो ये कॉमन सेंस तुम्हारा काम आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर दूसरा कहें तो अपन कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। क्या कहेंगे? ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया जो अडल्ट में है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट अगर है तो अपन उसको क्या कहेंगे? ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। नेक्स्ट, साइनस टैकीकार्डिया। देखो ये वर्ड जो है वो ध्यान रखना, क्या लिखा है? साइनस टैकीकार्डिया। मतलब कुछ भी नहीं है। टैकीकार्डिया का मतलब क्या है? मोर देन 100 है। बस ये साइनस का मतलब है कि ये
टैकीकार्डिया तो है और साइनस के साथ में, इसका मतलब है कि बीट रेगुलर ही है। क्या है? बीट रेगुलर है, एबनॉर्मल बीट नहीं है। बस ये जो पल्स चल रही है, जैसे नॉर्मल पल्स है, वो इस तरह से चल रही है। ठीक है, ये साइनस टैकीकार्डिया में क्या करेगा, थोड़ी सी फास्ट चलेगी, पर ये अभी भी क्या है, रेगुलर है। क्या है? रेगुलर। इसमें एबनॉर्मल कोई भी कर्व आ ही नहीं रहा, इसलिए इसको टैकीकार्डिया कह दो, या कुछ लोग इसको साइनस टैकीकार्डिया लिखते हैं, पर फर्क कुछ भी नहीं है, बस उसकी रेट ही ज़्यादा हुई है। पर पैटर्न इसका कैसा है? नॉर्मल पैटर्न है। ठीक है, एबनॉर्मल पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट, अगर इसके अलावा और कोई डिसऑर्डर्स पूछे कि और कौन सी रहेगी आपकी इसके डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है, इरेगुलरिटी के अंदर, तो इरेगुलरिटी में तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है। जैसे अपन कहते हैं किसी को वीटी हो गया, किसी को वीएफ हो गया, तो वीटी वीएफ में क्या होता है? वीटी वीएफ में क्या, पल्स रेट में भी तो चेंजेस है। ठीक है, तो किसको कहते हैं वीटी और किसको कहते हैं वीएफ? सर आप पढ़ाते तो अच्छा हो, पर एक प्रॉब्लम है कि आप ऑनलाइन स्टूडेंट को नेग्लेक्ट करते हो और रेस्पॉन्ड नहीं करते। ऑनलाइन वालों को रेस्पॉन्ड करने का मैंने आपको बता दिया। सवाल पूछने का टाइमिंग है, मैं बोर्ड पे लिखूंगा और तुम सवाल लिखोगे। ठीक है, तो तुम्हें जहाँ कंप्लेन करनी जहाँ करो। ठीक है, मैं पहली बात कह रहा हूँ, मैं बोर्ड पे लिख सकता हूँ, मेरी 2 आंखें हैं, 4 आंखें नहीं है कि मैं पीछे का कमेंट पढ़ सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, जब मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, आप कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, कमेंट इतने ज़्यादा स्क्रॉल होते रहते हैं, मुझे कमेंट नहीं दिखने में आएंगे, तो इसलिए आपको सीधी सी, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूँ तभी आप क्या करें, कमेंट करें। ठीक है, कमेंट पढ़े जाएंगे। दूसरी चीज़, जो भी सवाल पूछना है आप पूछो, मैं जवाब दूंगा। फालतू के जवाब पूछोगे, साइकेट्री की क्लास कब लगेगी, ठीक है, और ओबीजी की कब लगेगी, ये जवाब मेरे पास नहीं है। जो क्लास लगाता है उसको कमेंट करो। फंडामेंटल के रिगार्डिंग मेरे सब्जेक्ट के जितने डाउट्स होंगे मैं सारे सॉल्व करूंगा। ठीक है, बाकी की फालतूगिरी ना मुझे आती है और ना मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए। नहीं, मैं कमेंट मेरे को समझ दिखने में आते हैं कुछ कमेंट्स कि भाई साहब वो कंटिन्यूसली कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, कि वो एक ही चीज़ है, सर साइकेट्रिक क्लास कब है, कब है, कब है, कब है। ठीक है, तो उसका जवाब क्या दूं मैं? तो मैं उस कमेंट को छोड़ देता हूं कि भाई मुझे नहीं पता कि क्या है कमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़, कल वो पूछ रहा है, एक भाई मैसेज कर रहा है, मैथ्स की क्लास कब लगेगी। अरे भाई, तो मैं मैथ्स पढ़ाने आता तो मैं मैथ्स पढ़ा लूँ, तू कहे तो। ठीक है, इसलिए आपको जो बोले वो करो। सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो तुम मेरे को बताओ कि साहब मैंने फंडामेंटल का सवाल पूछा और आपने सॉल्व नहीं किया। दूसरी चीज़, दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा, ठीक है, तो मेरे लिए भी समस्या और तुम लोगों के लिए भी समस्या। कल एक चीज़ थी ना, बैक्टीरीमिया और सेप्टिसीमिया था। अगर वो मेरे सब्जेक्ट का है और मैं बताऊं तो ठीक है, कल मैं बताऊं आप कहोगे राजू सर ने ऊंधा पढ़ा दिया, फिर कहोगे मुकेश जी ने ऊंधा पढ़ा दिया, और उनको कहोगे हिम्मत जी ने ऊंधा पढ़ा दिया। समझ रहे हो ना आप? जो जिस सब्जेक्ट में परफेक्ट है उसका सब्जेक्ट वही जाने। मुझे फंडामेंटल का पूछो, मैं यहाँ आऊँगा, मुझे सिर्फ फंडामेंटल ही पता है, मुझे बाकी सब्जेक्ट कुछ नहीं आते। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह अबोट आदमी हूँ। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट। तो टैकीब्रेडियन क्या हो गया, साइनस टैकीकार्डिया हो गया। अब एबनॉर्मल जो और रहेंगे उसमें रिदम के अंदर, उसको अपन कहते हैं कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया। तो ये सभी की रेंज में फ़र्क है। किस में फ़र्क है? रेंज में फ़र्क है। आपको पता है कि एक तो टैकीकार्डिया है, एक फ्लटर है और एक फिब्रिलेशन है। फ़र्क क्या है इन तीनों में? तीनों नाम तो सुने हुए हैं कि साहब टैकीकार्डिया होता है मतलब 100 से ज़्यादा होगी, इसको टैकीकार्डिया। क्या फ्लटर का मतलब क्या है? जब कोई भी रेट लगभग 150 से 250 के करीबन चली जाती है उसको अपन फ्लटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लटर। और 250 से भी जब रेंज ज़्यादा चली जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? फिब्रिलेशन बोलते हैं। इसमें हार्ट एक्ट नहीं करता, ठीक है, इसमें सिर्फ जो है वो दिखाता है, प्रिटेंड करता है। देखो इसमें तो नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है उसमें क्या कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, फिर वापस फैलेगा, इसमें ब्लड भरेगा, फिर इस ब्लड को बाहर फेंकेगा। ये तो नॉर्मल फिनोमिना। अगर इसकी मैं स्पीड बढ़ा दूं तो ये पूरा दब रहा है क्या? पूरा दबेगा ही नहीं। तो पूरी ना तो फीलिंग हो रही है
और ना पूरा ब्लड क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, सिर्फ काउंटिंग्स हो रही है कि मैंने इतना काम किया। फिर फ्लटर जब होगा तो वो 250 बार बीट कर रहा है भाई साहब, और 250 बार जब करेगा तो वो इतना नहीं जाएगा, वो इतना इतना ही बीट करेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि साहब 400 बार कर रहा है, तो 400 बार करेगा ना बीट, तो फिर वो बीट नहीं करता, फिर वो सिर्फ ऐसे 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 वाइब्रेशन करेगा और कुछ नहीं कर रहा है कि बस हो रहा है काम, ठीक है, और करता कुछ भी नहीं है। तो ये रेट्स अगर है तो ये सब एबनॉर्मल रिदम्स है। कैसी रिदम है? एबनॉर्मल रिदम्स है, जिनको आपको शॉक लगा के ठीक करना पड़ेगा। क्या लगा के? शॉक लगा के ठीक करना पड़ेगा। वो आप पढ़ोगे उसके अंदर VT/VF के अंदर। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या हो गया? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब क्या हुआ? वेंट्रिकल पे क्या हो रहा है? टैकीकार्डिया हो रहा है। वेंट्रिकल एबनॉर्मल क्या कर रहा है? रिदम है इसकी। नेक्स्ट आपका VT/VF वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब ऐसा कैसा एट्रियल फिब्रिलेशन भी होगा। क्या होगा? एट्रियल फिब्रिलेशन भी है। तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो रेट क्या है? 100 से ज़्यादा है। फिब्रिलेशन में रेट जो है वो 250 से क्या है? ज़्यादा है। और फ्लटर है तो वो 150 से 250 के बीच में है। किस में है? 150 से 250 के बीच में। तो ये रेट हमेशा यही ध्यान रखना, 100 तक है टैकीकार्डिया है, 100 से ज़्यादा है, 250 से कम है फ्लटर है, 250 से ज़्यादा है फिब्रिलेशन है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। नेक्स्ट, ये सभी इरेग्युलर है, ये रेगुलर रिदम नहीं है। आपकी नॉर्मल तो कह रहा है कि 70 होनी चाहिए, और ये भाई साहब की स्पीड देखो 250 बना रहा है, कोई 150 बना रहा है, तो ये स्पीड नहीं होनी चाहिए। और इनके कर्व भी अलग अलग आते हैं, ठीक है। एक तो आपका VT/VF की रीडिंग देखोगे ना, तो VT की ECG आती है इस तरह से, ये इस तरह से आएगी, ठीक है। ये तो होता है VT, और VF आएगा ऐसे, ये ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब ये काफ़ी एबनॉर्मल दिख रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सांप चल रहा है, कहीं से सांप ऊपर है, कहीं से नीचे, और ये तुम्हारे रस्सी की तरह है। उस रस्सी को पकड़ के तुम ऐसे हिलाते हो ना, ठीक है। वो जिम में करवाते हैं ना, ऐसे खड़े करके उस रस्सी को जो है वो क्या बोलते हैं उसको? अरे रस्सा तो ठीक है, उस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? रस्साकसी। अरे रोप का कुछ तो बोलते हैं, वो रोप स्विंग। हाँ वाह पंडित जी, मजा कर लिया। चलिए, तो ये सभी जो है वो रेट में क्या रहेगा? एबनॉर्मलिटीज़ रहती है उसके, इसके रिदम के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ है। अब आगे मेन चीज़ें लिखो आप कि कौन कौन सी पल्सेस हैं। अब इसमें लिखो थ्रेडी पल्स। क्या लिखते हैं? थ्रेडी पल्स। थ्रेडी पल्स का मतलब है कि ये पल्स काफ़ी वीक पल्स है। इसको क्या बोलते हैं? also known as वीक पल्स। नेक्स्ट, ऐसा कब देखने को मिलेगा वीक पल्स में? हुआ क्या है? वीक है मतलब प्रॉब्लम किसकी है? वॉल्यूम की है। किसकी है? वॉल्यूम की है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि इसका एक पैटर्न यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगर पल्स एब्सेंट है, क्या है? पल्स एब्सेंट है तो अपन मार्किंग कितना करेंगे? 0। अगर पल्स वीक है तो अपन मार्किंग करेंगे 1 की। किसकी मार्किंग करेंगे? 1 की। और अगर नॉर्मल है तो मार्किंग करेंगे 2 की। और अगर आपकी फुल पल्स है तो मार्किंग करेंगे 3 की। और अगर वो पल्स कैसी है? बाउंडिंग है, तो इसकी मार्किंग करेंगे +4 की। अब देखो, इसमें जैसा जैसा पल्स आए वैसे कर लो। नॉर्मल का वॉल्यूम क्या है? +2 है। अब +2 से ये वीक आ रही है, इसलिए इसका वॉल्यूम कितना कर दिया? +1। तो यहाँ पे लिखो पल्स ग्रेडिंग। क्या लिखते हैं? पल्स की ग्रेडिंग कितनी है? +1 की ग्रेडिंग है। कितनी है? +1 की ग्रेडिंग है। ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? वीक पल्स कब होगी? जब किसी का ब्लड बह गया हो, किसी को पानी कम दिया हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो। तो अपन कह रहे हैं कि किसी कंडीशन में सीवियर वॉमिटिंग हुई हो, या फिर क्या हुआ हो? सीवियर डायरिया हुआ हो,
राइट। इन सभी केसेस में पेशेंट क्या हो रहा है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कोई ब्लीडिंग का केस हो, कैसा हो, ब्लीडिंग, और वो भी कैसी, एक्सेसिव ब्लीडिंग। इसकी वजह से पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। इन सभी केस में पल्सेस कैसी मिलेगी, थ्रेडी मिलेगी। बात समझ में आई। पल्स वीक हो गई, क्यों हुई, क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो गया, चला गया। ठीक है, अब ज़्यादा ब्लड, 5 लीटर ब्लड होना चाहिए, आधा लीटर बह गया तो आधे लीटर का नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर थ्रेडी के बाद में कहें कि साहब पल्स हो गई बाउंडिंग, कैसी हो गई, बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स। अब बाउंडिंग में देखिएगा, ठीक है, पल्स ग्रेडिंग कितनी हो गई, पल्स ग्रेडिंग इज +4। नेक्स्ट, ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। नेक्स्ट अपन कहेंगे या फिर सर्क्यूलेटरी ओवरलोड। कैसा फ्लूइड हो गया, सर्क्यूलेटरी ओवरलोड हो गया। क्लियर। बाउंडिंग पल्स का मतलब क्या है, सिर्फ पल्स की ग्रेडिंग बतानी है आपको कि इतनी ग्रेडिंग को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, बाउंडिंग बोलते हैं। तो कितनी ग्रेडिंग है, +4 की है। किसकी वजह से हुआ, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो गया या फिर क्या हो गया, सर्क्यूलेटरी ओवरलोड हो गया। सुनो, दोनों में दोनों चीज़ें एक ही है या अलग है, ये दोनों चीज़ें एक ही है या अलग है, अलग है। तो कैसे समझना जरूरी है, तुम्हें रीजन नहीं पढ़ोगे मेरे लिखाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, वहां परीक्षा में पूछेगा कि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया, तुम कह रहे हो सर्कुलेटरी कैसे हो गया, कोई कह रहा फ्लूइड ओवरलोड हो गया, कैसे हो गया। अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग चीजें होगी। देखो, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड का मतलब यह है कि बाहर से मैं जो भी फ्लूइड दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरी जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो हार्ट की है 4 लीटर वॉल्यूम को बाहर निकाल सकता है। अब मैंने ऊपर से फ्लूइड ज़्यादा पी लिया, मैंने 6 लीटर कर दिया। तो 6 लीटर किया तो वॉल्यूम किसका बढ़ाया मैंने, फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ाया। फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ाते ही मेरी बॉडी में एक्सेस हो गया, एक्सेस होते ही मेरी पल्स की ग्रेडिंग क्या होगी, +4 की ग्रेडिंग होगी। सर्कुलेटरी ओवरलोड, अब देखो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हुआ, प्रॉब्लम सर्कुलेशन की है। किसकी प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन की। मेरा किडनी जो है वो खराब हो गया, क्या हो गया, किडनी खराब हो गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम बाहर जा ही नहीं रहा है। और जब वॉल्यूम बाहर नहीं जा रहा है और मैं पानी तो कम पी रहा हूं, पर बॉडी में वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हार्ट पे क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। इसको बोलता हूं सर्कुलेटरी ओवरलोड। दूसरा रीजन सुनो सर्कुलेटरी ओवरलोड का, अगर कोई कार्डियक का पेशेंट है, किसका पेशेंट है, कार्डियक का पेशेंट है, ब्लड तो सभी के अंदर 5 लीटर ही है, ठीक है, वो 5 लीटर को बाहर फेंकना है, उसमें भी उसको जोर आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो कैसा है, बीमार हार्ट है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, ये सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा है। वो बोल रहा मेरे से ऑलरेडी जो पहले वाला है वही फेंका नहीं जा रहा है, तुम अगर एक्स्ट्रा ले लोगे तो मेरे लिए समस्या है। तो जब हार्ट काम नहीं करता है तब कैसा ओवरलोड है, सर्कुलेटरी ओवरलोड है कि वो पंप कर ही नहीं रहा। दूसरा, किडनी अगर बीमार है तो वॉल्यूम बाहर जा ही नहीं रहा है, तो वो भी सर्कुलेटरी ओवरलोड में ही है। और नेक्स्ट फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, आपने एक्सेस फ्लूइड दे दिया, आपने ब्लड ज़्यादा चढ़ा दिया, आपने क्रिस्टलॉइड ज़्यादा दे दिया, आपने कॉलॉइड ज़्यादा दे दिए, तो क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो आपको इन नामों से ही सवाल का पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ और क्या कारण है जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है। तो ये पता करने में आपको ये काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किसकी, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड के अंदर देखो, सबसे पहले इनिशियल जब कभी भी अगर होगा तो वो ज़्यादा करेगी, टैकीकार्डिया करेगी। क्यों टैकीकार्डिया होगा, देखो इन चीज़ों को समझो आप। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका लॉजिक आपको भले ही नहीं आता हो, पर आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा, हार्ट का काम है
कि उस फ्लूइड को क्या करना, जल्दी जल्दी दूसरी तक पहुंचाना। तो वो पल्स क्या करेगी, ज़्यादा बीट करेगा तो ज़्यादा आएगी। अगर उसमें कम वॉल्यूम है तो भी टैकीकार्डिया होगा। क्यों टैकीकार्डिया होगा? वो कह रहा है कि अगर मैं ब्लड नहीं भेजूंगा तो दूसरे ऑर्गन क्या होंगे, मर जाएंगे। तो सारी जिम्मेदारी किस पे? उस पे। तो वॉल्यूम कम होता है तब भी टैकीकार्डिया है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है तब भी टैकीकार्डिया है। बात समझ में आई? वॉल्यूम कम होने पे बीपी घटती है, वॉल्यूम बढ़ने पे बीपी बढ़ती है, पर ये टैकीकार्डिया वाला सीन दोनों में ही रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कम हुआ तो सब कम कर दो। ये तुम्हें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाने के लिए अच्छा था, ठीक है, कि इसमें जब कम हो जाए तब सब कम कर दो, जब ज़्यादा हो जाए तब सब ज़्यादा कर दो। सिंपैथेटिक में सब बढ़ा रहे हो तो इसका सब क्या कर दो, उल्टा कर दो। पर तुम्हें एक्सेप्शन नहीं पढ़ाए गए कि ये एक्सेप्शन है जिनको ध्यान में रखना है। अगर सवाल अभी जो आते हैं वो सब एक्सेप्शन के सवाल है। परीक्षा में कोई नहीं पूछता गैस्ट्राइटिस क्या है, वो परीक्षा में सीधा सवाल पूछता है स्टोमेटाइटिस क्या है। क्या पूछता है? स्टोमेटाइटिस। और अपन एकदम हीरो बन के जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक है, वो सवाल तो सिंपल, ठीक है, तो वो वैसा सिंपल नहीं है। बिल्कुल, +1 वीक पल्स आ गई ना। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गई आपकी थ्रेडी पल्स और बाउंडिंग पल्स। नेक्स्ट पल्स है कॉरिगन पल्स। कौन सी पल्स है? कॉरिगन पल्स। कॉरिगन पल्स ऑल्सो नोन एज कोलैप्सिंग पल्स। क्या बोलते हैं इसको? कोलैप्सिंग पल्स, ऑल्सो नोन एज वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स। ये तीन नाम क्यों दिए गए हैं? कॉरिगन, कोलैप्सिंग एंड वाटर हैमर। ये तीनों ही नाम, एक आर्टरी का पल्सेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप कोई भी पाइप जा रहा है पानी का और उस पानी के पाइप पे पांव रख दोगे तो क्या होगा? आगे पानी बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही बंद हुआ तुमने पांव हटाया वो वापस क्या होगा? जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। क्या बोलते हैं? वाटर हैमर। जो पानी की लाइन जा रही है उसके ऊपर हैमर मारोगे तो रुकेगा और जैसे ही हटाओगे वापस चलने लगेगा। कोलैप्सिंग पल्स, क्योंकि ये इतनी जल्दी कोलैप्स हो जाती है कि जैसे ही हार्ट ने पंप किया तो यहाँ से क्या करेगा? ब्लड जाएगा, पर इसके पीछे जो है वो वापस गेट बंद करने वाला नहीं है, इसलिए ऊपर जाके ये वापस क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा ये हार्ट है, ठीक है, अब यहाँ से जो है ये तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब बीट करेगा तो ब्लड किस में जाएगा? आयोटा में जाएगा। ये रहा आयोटा। अब आयोटा से ब्लड वापस नहीं आए इसके लिए यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वॉल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आयोटिक वॉल्व। क्या बोलते हैं? आयोटिक वॉल्व कहेंगे। पर अगर मजे की बात यह है कि इस आयोटिक वॉल्व में अगर रिगर्जिटेशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? रिगर्जिटेशन, ये पूरा बंद नहीं हो रहा। तो अब क्या किया? जैसे ही आपने यहाँ से पंप किया तो पल्स तो जनरेट हुई, हार्ट बीट भी जनरेट हुई, पल्स भी जनरेट हुई, ये आगे जाएगा और ये बंद नहीं होगा तो ये वापस पानी क्या करेगा? नीचे आ जाएगा। तो पल्स हुई भी और वापस इमीडिएटली क्या हो गई? कोलैप्स हो गई। इसलिए ऐसे को बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स। क्या बोलते हैं? कोलैप्सिंग। और जिस भाई साहब ने ढूंढा था उसका नाम था कॉरिगन। क्या नाम था? कॉरिगन। इसलिए ये तीनों नाम दिए हुए, ठीक है। कॉरिगन पल्स नोन एज कोलैप्सिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स ऑल्सो नोन एज वाटर हैमर पल्स। तो हुआ क्या? वेंट्रिकल ने जो है वो पंप किया और आयोटिक रिगर्जिटेशन की वजह से वो वॉल वापस बंद नहीं हुआ, इसलिए वो वापस वॉल्यूम क्या आ गया? आधा वॉल्यूम वापस आ गया, इसलिए वो पल्स आगे वाली क्या हो गई? कोलैप्स हो गई। बात समझ आई? पानी की मोटर ऑन की है, ठीक है, इस तरह से पाइप सीधा जाता, ऊपर की मोटर भरनी है, टंकी आपको। मशीन ऑन करते ही वो पानी थोड़ी देर तो गुर्र करता, आवाज़ लगाता है, फिर वो जाता है पानी। जैसे ही मोटर बंद करोगे ना तो वो वापस पानी जो बीच में रहा हुआ है ना वो वापस क्या आता है? नीचे आता है। ये सेम वो पानी क्या हो रहा है? कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि उसका फ्लो टूट गया। और ये कि ये सेम आपकी इस कंडीशन में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे आपने कोई वॉल नहीं रख रखा है। तो ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? ऐसा आयोटिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलेगा। बात समझ में आई?
चलिए नेक्स्ट। हाँ, पल्स लो फील होगी पर वॉल्यूम यहाँ पे जो बीट होगी वो बराबर बीट होगी। नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन सी पल्स होती है? इसके अलावा पल्स होती है पैराडॉक्सिकल पल्स। कैसी पल्स है? पैराडॉक्सिकल पल्स। एक होती है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन और एक होता है पैराडॉक्सिकल पल्स। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन जो है वो फ्लेल चेस्ट में दिखता है। किस में दिखता है? फ्लेल चेस्ट। अब कहोगे फ्लेल चेस्ट क्या है? तो जिनकी रिब फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, उसको ही फ्लेल चेस्ट बोलते हैं। एक रिब फ्रैक्चर होती है तो उसको रिब फ्रैक्चर कहते हैं। जब मल्टीपल रिब्स फ्रैक्चर हो जाती है उसको फ्लेल चेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेल चेस्ट। नेक्स्ट, पैराडॉक्सिकल पल्स क्या है? तो इंस्पिरेशन के दौरान वॉल्यूम जो है वो कम हो जाना। क्या हो जाना? कम हो जाना। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है या पल्स रेट स्लो हो जाती है। उस पल्स को पैराडॉक्सिकल पल्स बोलते हैं। और ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? ऐसा आपका कार्डियक टेम्पोनेड के केस में देखने को मिलेगा। टेम्पोनेड में देखने को मिलेगा। ऐसा पेरिकार्डाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? पेरिकार्डाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। हार्ट के बाहर की लेयर है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो बाहर की लेयर में दो चीज़ें हैं, ठीक है। हमेशा कोई भी बाहर की लेयर है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या जितने वाइटल ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पैराइटल एंड एक विजरल लेयर है। कैसी लेयर है? पैराइटल और विजरल है। और पैराइटल और विजरल के बीच में थोड़ा बहुत फ्लूइड रहेगा। अब अपन कह रहे हैं कि साहब 20 ml है, 30 ml फ्लूइड रहता है। अगर वो रहता है तो क्या करता है? बाहर की इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भूल से भी किसी ने जोर से बॉक्सिंग मार दी तो डायरेक्ट हार्ट को जो है वो अफेक्ट नहीं करे, सिर्फ वो पानी जो है उस पानी में जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो कभी लड़ना हो तो पानी में जाके लड़ो, तो सिर्फ जो है वो आवाज़ ज़रूर आएगी, ऐसे जाएगा मुक्का जोर से और बाजू में जाके बस ऐसे करके और वापस आ जाएगा, ठीक है। पानी में जो है वो तुम मार ही नहीं सकते हो किसी को, वो इतना पंच लगेगा ही नहीं, तुम्हारा बॉक्सिंग मुक्का कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रेशर क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पानी में पत्थर फेंका है, छोटे थे तभी वो उसमें वो चिपाई है वो ऐसे फेंकते थे ना, तो वो जो आप कोई भी कंकड़ पत्थर जो भी फेंकते हो ना, जैसे ही फेंकोगे ना वैसे एक आवाज़ आती है डप, ठीक है, और फिर वेव्स निकलती है, उसमें से निकलती है वेव्स। वो सिर्फ उसके प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नीचे कोई भी चीज़ है उसके ऊपर चोट नहीं लगेगी। वो पत्थर इतना स्लो जाएगा, आराम आराम से जाएगा नीचे। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका वजन ही फील नहीं होता। इसलिए उत्प्लावन बल क्या बोलता है कि पानी में वजन फील नहीं होता है ना, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े जहाज जो है उसके ऊपर चल जाते हैं। और तुम जो है वो कितना भी भारी वजन हो, तुम उसको तुम्हारी टांगड़ी के बांध के जो है वो उसमें लेके चल सकते हो। और यूं बाहर तुमसे 40 किलो का कट्टा न चला जाए, ठीक है, और वहाँ तुम 4000 किलो का वजन है अगर किसी का, तो भी तुम क्या कर सकते हो? उसको लेके चल सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पे पैराडॉक्सिकल पल्स में हर एक वाइटल ऑर्गन के चारों तरफ पानी की एक लेयर है। वो इसीलिए बनाई गई है कि आपको अभी भी चोट लग जाए तो उसमें प्रेशर क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये ध्यान रखना है पैराडॉक्सिकल पल्स का। नेक्स्ट पल्स, बाइजेमाइनल पहले नहीं, पहले पढ़ेंगे अपन। हाँ, सिंगल बैटरी डबल पावर किसको बोलता है? मेरे को डाइक्रोटिक पल्स होती है। वो क्या होती है? सब चश्मे वाले हैं वो सब सिंगल बैटरी डबल पावर है कि नहीं? डाइक्रोटिक पल्स का मतलब है सिंगल हार्ट बीट पे डबल पल्सेशन होना। क्या होना? सिंगल हार्ट बीट पे, सिंगल हार्ट बीट बट डबल पल्सेशन।
ठीक है, एक बार हार्ट कितनी बार धड़कता है? एक बार। और वो आगे खुश होके कितनी बार धड़क जाती है? 2 बार धड़क जाती है। ऐसे को बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स। क्या बोलते हैं? डाइक्रोटिक पल्स। चलिए नेक्स्ट, एक और बताओ। अरे फिर भाई क्यों पीछे पड़ी बाइजेमाइनल के? तेरा रिश्ता है उसके बाइजेमाइनल है तो ट्राइजेमाइनल बोल सकती थी। इनको डाल के आ इनको बाड़े में, ये सब सांड खुले घूम रहे इधर और खुद की खासियत खुद बता रहे हैं। बोले सांड तो है, आवारा और है। नहीं, अलग अलग होती है। अच्छा बताओ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल। डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल। वेरी गुड। पल्स डिफिशिट। क्या होता है? पल्स डिफिशिट। डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। एपिकल और रेडियल जो है वो दोनों क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। हमेशा क्या कहा है? इसीलिए तो पल्स रेट और हार्ट रेट एक होनी चाहिए, एक जैसी। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड द रेडियल पल्स, कि हार्ट बीट मापोगे तब अलग है और पल्स जब मापोगे तब अलग है। ऐसी को क्या बोलते हैं? पल्स डिफिशिट बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट सुनो। अब तेरी बाइजेमाइनल की बात करते हैं, ठीक है? और की नहीं माते मोर ट्राइजेमाइनल। हाँ, इनू आगे मनी ठानी है, बाई और ट्राई तक तो पता है। एक होती है इंटरवल के बाद में पल्सेशन आना। क्या आना? जैसे अपन ने इंटरमिटेंट पढ़ा, इंटरमिटेंट फीवर हर सेकेंड डे थर्ड डे आ रहा है, ऐसे इंटरमिटेंट पल्स भी आती है। क्या आती है? पल्स। तो ऐसे डिसऑर्डर में इंटरमिटेंट पल्स है। इंटरमिटेंट पल्स में क्या हुआ? पल्स चलते चलते एक बीट गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? पल्स चल रही है, ऐसे नॉर्मल चल रही थी, नॉर्मल चलते चलते लाइन आई, पॉज, फिर चलने लग गया, पॉज, फिर चलने लग गया। ठीक है, ये इस तरह की पल्सेस जो है वो मिलती है लोगों के अंदर। ऐसी पल्स को बोलते हैं इंटरमिटेंट पल्स। इसका मतलब है कि 1 बीट अगर गायब हुई चलते चलते, रेगुलर पल्स में से 1 बीट इज मिसिंग, 1 बीट इज मिसिंग, एक बीट मिस हुई तो उसको तो बोलेंगे इंटरमिटेंट पल्स। अगर चलते चलते डबल पल्स जो है वो गायब हो गई, उसको बोलते हैं बाईजेमिनी। और 3 बार गायब हो गई तो उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनी। क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनी। तो इसको बोलते हैं बाईजेमिनी। और एक होती है ट्राइजेमिनी, डबल मिसिंग पल्स। और इसमें क्या हुआ? ट्रिपल मिसिंग पल्स। बात समझ में आई? ठीक है, इसी को बाईजेमिनी और ट्राइजेमिनी बोलते हैं। तो एक पल्स अगर गायब होता है तो उसको इंटरमिटेंट पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट बाईजेमिनी में डबल जाएगी और ट्राइजेमिनी में ट्रिपल जाएगी। इतना समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं होया? कटी हो गए तो बता दीजिए, ठीक है? लिख लो तुम। इधर से लिखना था ना? अमार बताओ मिस क्यों? होच मत कर दो। मिस करी हो तो बता देंगे मिस कहाँ करी है। भी मिस कर रहा है? पल्स पूछ रहा हूं। इतनी साइलेंस है कि ये रैपर की आवाज सुनाई देती है हमें। घर से छील के लाया अगर।
ये जिस किसी के भी एसिड बेस इम्बैलेंस के सवाल गलत हुए हैं, ठीक है, टेस्ट के, उन सभी का अपने टेस्ट जितने भी अपन ले रहे हैं उस सभी टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, सभी का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी की चेक करने के बाद में आप वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर देखें, उसका सवाल का आंसर वो क्यों हुआ है, ठीक है, और किस तरह से आपको सवाल सॉल्व करने हैं वो हम लोग करके बताते हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट भी देना है आपको और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देखना है। तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आप चेक कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बात करना। ठीक है, उसमें समझा देंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली हार्ट डिजीज़ पहले तो नॉर्मल होती ही नहीं है। ठीक है, वो सब एबनॉर्मल होती है। ठीक है, और उसमें टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। ओल्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूज करोगे तो हाइपर कैलीमिया होगा। ओल्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन से हाइपर कैलीमिया होता है। यस, चेंज। वीटी में सभी में पल्स 100 से ज़्यादा होगा। ठीक है, पर वीटी जो है वो अलग चलता है अपना। ठीक है, एक्चुअल क्या हुआ, टैकीकार्डिया का मतलब होता है 100 से ज़्यादा। वेंटिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब होता है, यहाँ पे जब आप इसी चीज़ पढ़ोगे उसके अंदर 250 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 250 के करीबन जो है पहुँच जाता है। उसके लिए डिफ्रेंशिएशन अपन ऐसा लिखते हैं कि वीटी 100 के करीबन होता है, फिर फ्लटर आता है और फिर फिब्रिलेशन आता है। ठीक है, तो इसमें पल्स का कर्व ऐसा बनता है। ठीक है, आप जो ईसीजी रिदम होगी ना, वो ईसीजी का रिदम ऐसा बनेगा। ठीक है, वो आपका जब सीपीआर में पढ़ाऊंगा तब वीटी वीएफ की ईसीजी और नंबर सब साथ में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर इसमें किसी को तकलीफ हो रही है कि ये किस तरह से दिखेंगे, तो मैं आपको जब ईसीजी पढ़ाऊंगा उसके अंदर तब करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट।
कार्डियक के आगे कार्डियक टेम्पोनेट लिखा है, और साइनस टैकीकार्डिया जो है वो 100 और उससे ज़्यादा पल्स रेट हो जाती है, उसको साइनस टैकीकार्डिया कहते हैं। पर उसका जो रिदम है वो रेगुलर ही रहेगा, बस सिर्फ फास्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। हंड्रेड और 100 से ज़्यादा होना साइनस टैकीकार्डिया है, और वो रेगुलर रहेगी, उसकी बीट रेगुलर चलती है। हाँ, डन। चलिए इधर ध्यान दो अभी। पल्स डिफिशिट, ठीक है, किसके अंदर दिखती है पल्स डिफिशिट? अगर कोई भी एग्जाम्पल पूछे आपसे पल्स डिफिशिट किस में दिखेगी, तो एनीमिया, सीवियर एनीमिया के केस में पल्स डिफिशिट दिखता है। किस में दिखता है? सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया के केस में दिखेगी आपकी पल्स डिफिशिट। सॉरी, अपन ने क्या लिखा? ठीक है, रुको। पल्स, इसको 1 मिनट चेंज करना। पल्स डिफिशिट जो है वो आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन में दिखेगी, एट्रियल फिब्रिलेशन में, और डाइक्रोटिक पल्स जो है वो सीवियर एनीमिया में दिखेगी। हाँ, रिदम वेरी हो सकती है इंटरमिटेंट के अंदर।
डन हो गया। चेंजेस होना मतलब पल्स डिफिशिट। नेक्स्ट, एक लिखिए पल्स अल्टरनेस। क्या लिखते हैं? पल्स अल्टरनेस। इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ वॉल्यूम in this first pulse having full volume, then वीक वॉल्यूम। ठीक है, उसको पल्स अल्टरनेस बोलते हैं। और ऐसा किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? ऐसा वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में देखने को मिलेगा। क्यों गुस्सा निकाल रही है इस पे? लिखो लिखो लिखो। सॉरी शक्तिमान। डन। जानी वापिस बोलो। देखो, ये आपका वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में ही होगा। ठीक है, बाईजेमिनी और ट्राईजेमिनी में क्या रहता है? जैसे ही आपने बीट किया, ठीक है, बीट करने के बाद में जो है वो वेंट्रिकल्स के बीच में गैप आ जाता है, वो बीट नहीं कर रहा है, तो बीट क्या हो जाएगी? मिस हो जाएगी। अगर वो इतना ही डबल डबल के बीच में गैप लगेगा तो बाईजेमिनी है, ट्रिपल में लगेगा तो ट्रिपल है। देखो इसमें देखो, पल्स अल्टरनेस वो तो है रेट का। किसका है? रेट का। ये है वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम में क्या रहेगा? एक वॉल्यूम एक बार तो क्या करता है? पूरा वॉल्यूम करता है, और फिर वो क्या होता है कि पूरा भरता नहीं है, उसके पहले वो हल्का सा एक बीट और दे देता है। तो एक पल्स तो आएगी फुल और एक पल्स आएगी छोटी सी। ठीक है, तो उसको बोलता है कि इन दिस फर्स्ट पल्स इज हैविंग फुल वॉल्यूम, और उसके बाद जो आएगी वो कैसी आएगी? वीक। फिर वो वापस ऐसा ही रिदम चलता रहेगा, एक फुल एक वीक। पर इसमें आइडेंटिफाई भी नहीं होता है कि ये पल्स अगली वाली आ गई या वही है। इसके बीच में एक पॉज लगता है ना, तो आपके रेट में क्या लग रहा? पॉज लग रहा था। ठीक है, यहाँ किसी तरह का पॉज नहीं लगता है। देखो डिफरेंस देखो आप दोनों में, ये परीक्षा में कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आप ध्यान रखना। इंटरमिटेंट पल्स में क्या हो रहा है? देखो पल्स बराबर चल रही है और एक पॉज लग गया। ठीक है, इसका मतलब है कि वो चलते चलते क्या कर देता? भूल जाता है, और भूल गया तो रुकी, और फिर क्या कर दिया? वापस स्टार्ट कर दिया। अब या तो भूल पहले में तो कम पड़ रही थी, आगे जाके तो और बढ़ती गई, डबल बार भूल जाता है, 3 बार भूल जाता है, तो इसको बाईजेमिनी और ट्राईजेमिनी बोलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है? ये भूलता तो नहीं है, इसमें भूलता तो नहीं है, पर करता क्या है? वो बीच बीच में उंगली करने लग जाता। पूरा वॉल्यूम किया और उसके बाद में बोलता ले ठीक है थोड़ा और ले जाए। ये दूध वाले की तरह है। दूध वाले से कभी दूध लिया है? वो ढोल से दूध निकालता। वैसे वो 1 लीटर का बोलोगे तो आधे लीटर का उसके पास रहेगा, तो वो 1 2 और लास्ट में ऐसे ही डाल के और 1 ड्रॉप डालता है और वापस ले जाता है। ठीक है,
संतुष्टि इतनी मिलती है कि भैया कितने जोरदार है, 2 ड्रॉप पहले जो कम डाली थी वो अब इस बार डल गई। होता कि नहीं होता है? बस सेम है, उल्लू बनाता और कोई काम नहीं। ठीक है, तो ये एक पल्स फुल और एक पल्स छोटी पल्स आती है, वॉल्यूम कम आएगा उसका। चलिए, ऐसा वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में होगा। कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो, कंफ्यूजन जो होना है वो इन पल्स में मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, उस रेट में कुछ नहीं है, जो सवाल आने हैं वो यहाँ से आने हैं। थ्रेडी पल्स, पल्स काफ़ी वीक है। ठीक है, तो आपने वो ग्रेडिंग लिख रखी है, उस ग्रेडिंग को ध्यान में रखना। परीक्षा में पल्स की ग्रेडिंग लिखी हुई भी मिलती है कि आप इस ग्रेडिंग से बताओ कि ये कौन सी पल्स है, तो ये ग्रेडिंग ध्यान रखो। वीक पल्स भी बोलते हैं, पल्स की ग्रेडिंग +1 है। किस में आएगी? जब कभी भी फ्लूइड का लॉस हुआ है तुम्हारी बॉडी से कुछ भी, तो सब एग्जाम्पल इसमें होंगे। अब वो चाहे सीवियर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि साहब मेरे को एक लूज स्टूल हुआ तो क्या मेरी पल्स वीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है? सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, ब्लीडिंग एक्सेसिव, हाइपोवोलेमिक शॉक। परीक्षा में वो ये भी लिख सकता है कि एक पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही थी जिसकी वजह से उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। अब वहाँ वॉमिटिंग देख के ऐसा नहीं कि इसको एक ही तो वॉमिट हुई, वहाँ नहीं, वो कंप्लेन किसकी कर रहा है? डिहाइड्रेशन की कर रहा है, तो पल्स कैसी आएगी? थ्रेडी आएगी। तो ये आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। नेक्स्ट, थ्रेडी के बाद में जो है वो बाउंडिंग है, तो बाउंडिंग हमेशा फुल के अंदर आएगी, आपका फुल वॉल्यूम ओवरलोड, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड और सर्कुलेटरी ओवरलोड में आएगी। इसका ग्रेडिंग ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कॉरिगन पल्स हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे किसी एग्जाम में चले जाओ ये सवाल जरूर आता है। कॉरिगन पल्स का दूसरा नाम पूछ लो, ठीक है, और नहीं पूछेंगे तो ये किस में होता है ये पूछ लेते हैं, तो ये सवाल हर परीक्षा में घूमता है। नेक्स्ट, पैराडॉक्सिकल पल्स, अगेन जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन और पैराडॉक्सिकल पल्स सवाल आता ही आता है। पैराडॉक्सिकल पल्स में क्या है? इंस्पायरेशन के दौरान रेट का कम हो जाना, वॉल्यूम का गिर जाना। ठीक है, वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाता है उसको कार्डियक टेम्पोनेट के नाम से जानेंगे और पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट के साइड में जब भर जाएगा फ्लूइड, ठीक है, तो हार्ट पूरा पंप नहीं कर पाएगा। जब पूरा पंप नहीं करेगा तो अपन क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन जैसे ही होगा हार्ट पे दबाव लगेगा, दबाव लगते ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट, डाइक्रोटिक डबल, तो सिंगल बीट पे आगे डबल पल्सेशन हो रहा है, वो डाइक्रोटिक है। सिंगल बैटरी डबल पावर किस में होगा? सीवियर एनीमिया के केस में ऐसा देखने को मिलेगा। पल्स डिफिसिट, डिफिसिट का मतलब है कि कहीं तो गड़बड़ है। अगर मेरे को किसी ने एक पानी का बॉटल भर के दिया फुल और मैं वहां से यहां आने तक मैं उसका आधा लीटर कर देता हूं, इसका मतलब है कि बीच में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं तो वो चीज डिफिसिट हुई है। तो सीधा सा खेल है, डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल, यहां से यहां जाना था सामान, जब तक मैं आधा गायब हो गया, इसका मतलब है डिफिसिट हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से ऐसा हुआ है। इंटरमिटेंट पल्स, इंटरमिटेंट में क्या है? ऐसा नहीं कि एक के बाद एक आ रही है, ऐसा नहीं है। एक आ रही है, उसके बीच में क्या आ रहा है? पॉज आ रहा है। ठीक है, जब पॉज सिस्टम चलता रहेगा उसको इंटरमिटेंट पल्स बोलेंगे। इसको ऐसे ध्यान रखो, पहले चला फिर बैठ गया, फिर चला फिर बैठ गया, वो इंटरमिटेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर पल्स अल्टरनस बोलते हैं तो अल्टरनस का मतलब है वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है? वॉल्यूम का। तो प्रॉब्लम वॉल्यूम में, और फर्स्ट पल्स कैसी आएगी? फुल आएगी, और पूरी पल्स खत्म नहीं होगी, उसके पहले एक छोटी पल्स और आ जाएगी। तो फुल पल्स, फिर वीक पल्स, और फिर वो रिदम खत्म होगी। बात समझ गए? बस इनको याद रखना है। सब कार्डियक सिस्टम के अंदर ये सभी पल्सेज आने वाली है, हर डिसऑर्डर के अंदर ये पल्सेज आने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और किसकी वजह से हो रही है। परीक्षा में सवाल सीधा सीधा पूछता है, ठीक है, कि अगर फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हुआ तो पल्स कैसी दिखेगी? वो वीक पल्स दिखेगी। समझे कि नहीं समझे? तुमने जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में MSN पढ़ी है, उसमें MSN में तुमने कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तुमने सिर्फ उसमें गप्पे ठोकी है कि ये चीज़ इधर की है उधर की है। यहाँ तो सटीक उत्तर आना जरूरी है। अगर वो पूछेगा डिहाइड्रेशन हुआ, पल्स कैसी फील होगी, कि पल्स एबनॉर्मल फील होगी, वहाँ तो एबनॉर्मल तुमने लिख दिया, पर यहाँ सीधा लिखना है पल्स कैसी है? वीक होगी। अगर किसी ने फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हुआ, पल्स कैसी फील होगी? बाउंडिंग पल्स होगी।
अगर किसी पेशेंट को फीवर आया तो उसकी टंग कैसी रहेगी? कोटेड टंग। कैसी रहेगी? कोटेड। पूरी टंग के ऊपर एक लेयर जमा हो जाएगी वाइट कलर की, वो कोटेड टंग है। और कोटेड टंग की वजह से उसको क्या नहीं आता है? टेस्ट नहीं आता है। तो उसको फिर अपन क्या करते हैं? ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं। क्या मेंटेन रखते हैं? ओरल हाइजीन। देखो आप 2 दिन भूखे रह के देखो या 1 दिन भूखा रह के देखो, आपके माउथ से स्मेल आने लगेगी। ठीक है, वो किस तरह से स्मेल आ रही है? क्योंकि आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ है, कोई कंटेंट आपके मुंह में गया नहीं। क्योंकि जब कंटेंट जाता है तो तुम जुगाली करना चालू कर देते हो, और जब जुगाली करते हो तो जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो सब फ्लश आउट होते रहते हैं, राइट। इसलिए लोग बोलते हैं कि सुबह अगर आप भूखे रहना चाहते हो तो आप पानी को खाने की तरह पियो तो फीलिंग होती है। लोग क्या बोलते हैं? पानी को खाने की तरह खाओ, कि इस तरह से पियो कि फीलिंग हो जाए। खाने को बोलते हैं ना 32 बार चबा के खाना चाहिए एक निवाले को। क्यों बोलते हैं वो 32 बार? जितना आप यहाँ से चबाओगे तो यहाँ से रेस्पॉन्सेस, सलाइवा, ये सब नीचे नीचे जाता रहेगा। वो क्या करेगा? वो इतना ही कहेगा कि भाई साहब इतना मत खा, बस अब हो गया। ठीक है, आप देख लो, 1 रोटी खा के देख लो, 4 रोटी खा के देख लो, उतनी बार जुगाली करके आप 1 रोटी में भी वही सेम पेट भर सकते हो, और वही रोटी 4 खा के भी आप सेम पेट भर सकते हो। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि जब आपको खाना खाना होता है तो लोग बोलते हैं फाइबर डाइट खा लो, गाजर जो है वो खा लो, टमाटर खा लो, खीरा खा लो। वो क्यों खाता है? क्योंकि उनको खाने में जोर पड़ता है भैया। क्या पड़ता है? जोर पड़ता है। और दूसरा, उसके अंदर पानी है या फाइबर है, वो तुम्हारी बॉडी को अच्छा ही करेगा। और अपने को क्या चाहिए? सिर्फ सेटिस्फैक्शन है, पेट भर जाना चाहिए, यही तो सेटिस्फैक्शन है। और क्या है? कभी बाहर जाते हो, कभी खाना नहीं मिला तुम लोगों को, तो तुम करते क्या हो? बिस्किट खाते हो। बिस्किट खाया, बिस्किट खा के पानी पी लो। अब तुम 2 बिस्किट खा के भी पानी पियोगे तो वही सेम बात है, और तो 2 बिस्किट के पैकेट खा के भी पानी पियोगे तो भी सेम बात है। बस सिर्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो फीलिंग का है। पेट फिल हो गया, इसके बाद खत्म। फिर वापस जब उसका टाइम होगा, ठीक है, तब वापस भूख लगेगी, उसके पहले भूख नहीं लगेगी। तो लोग बोलते हैं कि जब भी आपको खाना खाना है आप प्रॉपर डाइट खा लो, ठीक है, और उसके बाद में कुछ मत खाओ, राइट। नहीं तो क्या करते? थोड़ी देर हुई और खा लिया, थोड़ी देर हुई और खा लिया। ठीक है, तो ये ऐसा जो है वो आपको भूख का एहसास ही नहीं होने देता है। और अपना सभी का जो स्टूडेंट लाइफ में तो चलो कोई रूटीन होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम रोटे मिल जाए वही बहुत है। बाकी तुम घर में तो सारा दिन चढ़ते रहते हो, घूमते फिरते, ठीक है, इधर से ये चीज़ उठाई वो खा ली, इधर से उठाई वो खा ली, आज इसने बना दिया, आज उसने बना दिया। कोई कह रहा है ये सब्जी पसंद नहीं आई तो उसकी भी खा ली, फिर मेरी पसंद की मैंने बना ली तो फिर मेरी वाली खा ली। तो ये सिस्टम चलता रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डाइट आपको 2 बार ही लेनी चाहिए, और मॉर्निंग का खाना ज़्यादा जो है वो आप फुल ले सकते हो, और जो भी आपके नाइट का खाना है वो बिल्कुल लाइट खाना होना चाहिए। ठीक है, लाइट का मतलब है कि आप लेट तक जगते हो तो आप जो है वो खाना खा सकते हो, पर खाना खाने के 3 घंटे तक आपको सोना नहीं चाहिए, नहीं तो सभी को हार्ट बर्न होने वाली है। ठीक है, कि ये सब उचक उचक के बाहर आने वाला है। तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम अभी गोलियां खाओ गैस्ट्राइटिस की। हाँ साहब क्या हुआ? बोले गैस्ट्राइटिस होगी। कहीं से गैस्ट्राइटिस होगी तुम्हें? शुरू हुए हो, अभी तो ज़िंदगी चालू हुई है, पैसे ही नहीं कमाए अभी तुमने, है तो मौज कहाँ से कर ली? मौज कर ली तुम लोगों ने? करनी है, पढ़ लो, पढ़ोगे पैसे आएंगे फिर मौज होगी। एपिकल जो भेज रही है वो आगे तक फील नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ डबल हो रही है तो वहाँ सिंगल ही हो रही है। डाइक्रोटिक में क्या कहा? यहाँ सिंगल है और वहाँ डबल हो रही है, तो इसमें यहाँ डबल होगी तो वो आगे सिंगल ही दिखाएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ बोलो पंडित जी। पैराडॉक्सिकल पल्स बतानी है। देखो कोई भी चीज़, आपको एक चीज़ समझना, पहले पैराडॉक्सिकल को छोड़ दो, चीज़ को समझो। लंग और हार्ट किधर है? एक ही जगह पे है ना, इधर ये लंग है और इसी के नीचे हार्ट है। इस तरह से देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा ट्रेकिया, ये हार्ट की लोकेशन है। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसके चारों तरफ पानी भरूं, हार्ट की देखो किसी भी लोकेशन में अगर, ठीक है, 1 इंच का भी फर्क आया ना, वो तकलीफ करना चालू करेगा। और तुम्हारी बॉडी में एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसको कहीं बांध के रखा हुआ है, ये सभी ऑर्गन फ्री है।
ठीक है, तुम्हारी किडनी को तुम पकड़ के जो है वो यहाँ से पकड़ के यहाँ ला के डाल सकते हो, समझे आप। इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि कहीं पे बांध रखा है और कहीं पे चिपका रखी है फेविक्विक से, कहीं चिपका नहीं रखी है। तुम तुम्हारे लंग्स को यहाँ से पकड़ के यहाँ ऊपर ला के छोड़ दो। हार्ट की सर्जरी करते हैं ना, तो वो यहाँ थोड़ी करते हैं इस हार्ट के अंदर, इसको उठा के पकड़ के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे खेलते रहते हैं। वो कोई कह रहा है इसमें टाँका लगा दूँ, कोई कह रहा है इसमें ये तोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो इधर ही खेलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ ब्लड वेसल को कनेक्ट कर रखा है कि यहाँ से ब्लड सप्लाई जाएगी और इनके ऊपर ऊपर एक हल्की वायरिंग चलती रहती है जिसको आप नर्व चलाते रहते हो। बाकी ये कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं है। पोस्टमार्टम करते हैं ना, पोस्टमार्टम में देखा करो, जब यहाँ से खोलता है ना तो वो हाथ डाल के इधर से लंग निकालता है, बोले हाँ ठीक है वापिस डाल दे, इधर घुसा दे, इधर से वो आते निकालते हैं ऐसे, और वो ऐसे धोते हैं। अगर जीआई सर्जरी में, जनरल सर्जरी में किसी दिन ओपन में चले जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। बोले ये कर क्या रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, क्या धो रहे हैं, साड़ी नहीं धोते, ठीक है, या धोतिया धोते हैं ना, उस धोतिया को कैसे धोते हैं, इतना बड़ा वो तो 5 मीटर का धोतिया, कैसे धोगे उस 5 मीटर के धोतिए को। तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा साबुन लगाया, फिर उसको इकट्ठा किया, फिर साबुन लगाओ इकट्ठा करो, साबुन लगाओ इकट्ठा करो, फिर क्या करते हैं पूरे को इकट्ठा करके फिर उसको पटको, ठीक है, फिर उसको निचोड़ो 2-3 बार करके। सेम का सेम इंटेस्टाइन को धोते हैं वो सर्जन। बीटाडीन डालते हैं पेट के अंदर या, ठीक है, फिर डालते हैं वो NS, और फिर बीच में वो सरफ डाल के बाल्टी में कैसे हिलाते हैं, ऐसे जाग नहीं बनाते, वैसे वो सर्जन खड़े खड़े थे। और भाई बाकी सब ठीक है, घर पे आज क्या लाया टिफिन में, बोल ठीक है, बोल से जाग बन गया, बोल ठीक है, ओके। फिर वो सक्शन लगा के उसको पूरे को बाहर निकाल दें। फिर वो एक जना लेके उस इंटेस्टाइन को पकड़ पकड़ के ऐसे धोता है, पूरा धो के साफ 5-7 बार पानी डाल के अच्छे से करके, बोले क्लीन, बोले क्लीन। पेरोटिनाइटिस सुना नाम, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम, तो ये पेरिटोनियम सब रगड़ा हो जाता है, तो इसको लगा लगा के एंटीबायोटिक मेट्रोजिल गिरा गिरा के धोते हैं उसको पूरा, और पूरे ऐसी बैटिंग करते रहते हैं वो। तो तुम लोग सोचो कि सर्जन तो बहुत अच्छा कपड़े धोने वाला जो है वो वॉशरमैन है, ठीक है, उसको बड़े अच्छे से धोने आते हैं कपड़े। सबसे ज़्यादा सर्जन की कोई चीज़ खराब होती है वो हाथ खराब होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन ग्लव्स पहन के रहता है और उसको एलर्जी हो जाती है लास्ट में उसके पाउडर की वजह से। तो ये सभी इन्हीं सिस्टम पे चलता है। तो ये जो तुम्हारा 1 इंच भी अगर बढ़ा ना, कि 1 इंच बढ़ गया यहाँ से, तो ये जैसे ही इसके साइड वाली लेयर के अंदर फ्लूइड एक्सेस होगा तो ये किसको कंप्रेस करेगा, ये इस लंग्स को कंप्रेस करेगा। अब देखो ऑलरेडी ये तो कंप्रेस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरा फैल तो नहीं रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसका एरिया जो है एक्सेस हो गया। और फिर क्या करेगा, जैसे ही ये लंग इंस्पिरेशन करेगा तो ये इसको और कंप्रेस करेगा, किसको, हार्ट को और कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करते ही उसका वॉल्यूम क्या होगा, गिर जाएगा। तो बस इसी पल्स को जो है वो पैराडॉक्सिकल पल्स कहेंगे। हर एक ऑर्गन का ऐसा ही है, कोई भी ऑर्गन अगर अपनी औकात से बाहर गया तो दूसरा तकलीफ कंप्लेन करेगा इमीडिएट, बोले ये तकलीफ हो रही है। अपेंडिक्स में क्या हो रहा है, अपेंडिक्स तो पड़ी है, तकलीफ कब कर दी है, जब उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो गया तब हुई ना, तब उसको बाहर फेंकना पड़ता है, ये दूसरे को तकलीफ कर रही है। नहीं तो कोई ऑर्गन में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट लिखो रेस्पिरेशन। टाइम महाराज समय हो गया क्या, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।